हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस टॉपिक के ऊपर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने सीसीई के उद्देश्य, मूल्यांकन, मापन और आकलन पर चर्चा की थी और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मूल्यांकन की भूमिका के बारे में डिटेल से पढ़ा था। हमारी इस वीडियो का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में मूल्यांकन उपकरण और तकनीक पर विस्तार से बात करेंगे। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 सतत और व्यापक मूल्यांकन, जिसमें मूल्यांकन के शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों पहलू हों और शिक्षा की संपूर्ण अवधि के लिए हों, पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एनपीई की समीक्षा करने वाली समिति की रिपोर्ट भारत सरकार द्वारा 1991 में प्रकाशित सिफारिश में सतत व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के मापदंड तय किए गए हैं और इस मूल्यांकन प्रणाली के दुरुपयोगों को रोकने के लिए सुरक्षा उपयोगी के सुझाव दिए गए हैं। शिक्षा बिना बोझ के। भारत सरकार ने मानव संसाधन और विकास मंत्रालय शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त की गई राष्ट्रीय सलाहकार समिति की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि कक्षा 9 और 10 के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं कठोर और दफ्तरशाही युक्त और मूल रूप से गैर शिक्षाप्रद बनी हुई हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 एनसीएफ 2005 में परीक्षा सुधारों को प्रस्तुत करते समय यह कहा गया था, वास्तव में बोर्ड को वैकल्पिक बनाने पर विचार करना चाहिए और उसी विद्यालय में बने रहने वाले छात्रों को और जिन्हें बोर्ड प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, इसके बजाय एक आंतरिक विद्यालय परीक्षा देने की अनुमति दे देनी चाहिए। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई का आश्रय विद्यार्थियों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की उस प्रणाली के बारे में है जिसमें विद्यालयों के विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया जाता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं। सीसीई का सतत पक्ष मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू पर ध्यान रखता है। निरंतर का अर्थ शिक्षण के प्रारंभ में विद्यार्थियों का आकलन, स्थानांतरण मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन। रचनात्मक मूल्यांकन जो अनौपचारिक रूप से मूल्यांकन के बहुत तकनीकों के उपयोग द्वारा किया जाता है। आवधिक का अर्थ विद्यार्थियों के निष्पादन का आकलन प्राय इकाई सत्र के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन। सीसीई का व्यापक पक्ष बच्चों के व्यक्तित्व के सार्वजनिक विकास के आकलन का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों की वृद्धि के शैक्षिक और सहशैक्षिक पहलुओं का आकलन सम्मिलित है। शैक्षिक और सहशैक्षिक क्षेत्रों का आकलन शिक्षार्थी के ज्ञान, बोध, उपयोग, मूल्यांकन, विशेषण और विषय में रचनात्मक और इसके अपरिचित स्थितियों में उपयोग करने की योग्यता से संबंधित वांछनीय व्यवहार शैक्षिक आयाम के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधन 1992 में भी उल्लेख किया गया है कि मूल्यांकन की योजना में शैक्षिक विषय सहशैक्षिक क्षेत्रों के सभी अधिगम अनुभव सम्मिलित होने चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सुधार हेतु आकलन रचनात्मक और योगात्मक दोनों प्रकार का होना चाहिए। रचनात्मक आकलन एक उपकरण है जो भयमुक्त और सहायक वातावरण में विद्यार्थियों की प्रगति को लगातार मॉनिटर करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इससे बच्चों के आत्मसम्मान में वृद्धि और शिक्षक के कार्य बोझ में कमी आती है। मूल्यांकन उपकरण और तकनीकें। अवलोकन विद्यार्थियों की प्रगति और व्यवहार इन क्षेत्रों में जैसे बोलना, हस्तलेख, गाना, नृत्य, नाटक, सत्यनिष्ठता, समय का प्रभावपूर्ण उपयोग, मधुर संबंध, दूसरों का सम्मान आदि मूल्यांकन कागज पेंसिल परीक्षण द्वारा नहीं किया जा सकता। इनका आकलन अवलोकन तकनीकी द्वारा किया जा सकता है। अवलोकन तकनीक का अर्थ है विशेष अवलोकन उपकरण का उपयोग जैसे जांच सूची, रेटिंग स्केल। मतलब जब भी हम किसी विद्यार्थी का व्यवहारिक अवलोकन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो कौन से एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, वो अपने साथ के लोगों से किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से बात करता है। अब ऐसा तो है नहीं अगर हम उस बच्चे को यूनिट टेस्ट दे दें कि लो बच्चों आप ये यूनिट टेस्ट कर लो और इससे हमें आपके व्यवहार के बारे में पता चल जाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। इसके लिए अवलोकन की तकनीक का प्रयोग किया जाता है जिसमें कि अवलोकन उपकरण का प्रयोग करके जैसे जांच सूची, रेटिंग स्केल, इन सब के द्वारा हम किसी भी बच्चे का या किसी भी स्टूडेंट का अवलोकन कर सकते हैं। लेहमान 1999 के अनुसार अवलोकन तकनीक का अर्थ व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन और रिकॉर्डिंग यथार्थ अवलोकन एक उपकरण और तकनीक दोनों हैं। जब अवलोकन अकेला किया जाता है तो वह एक तकनीक है, परंतु जब हम इसके साथ तालिका जोड़ देते हैं तो यह अवलोकन तालिका बन जाती है जो कि एक उपकरण है। मतलब विशेषज्ञ के अनुसार जब हम किसी व्यक्ति का व्यवहार अवलोकन करते हैं
तो वह एक तकनीक कहलाता है। लेकिन जब हम उस व्यवहार अवलोकन का रिकॉर्ड रखना चाहते हैं, चाहे वह किसी तालिका के तरीके से हो या कैसे भी हो, तो वह एक उपकरण का रूप ले लेता है। इसीलिए विशेषज्ञ ने कहा है कि अवलोकन एक तकनीक और एक उपकरण दोनों है। जांच सूची, चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में व्यवहारों की सूची, विशेषताएं जो उपस्थित या अनुपस्थित हो सकती हैं। चेकलिस्ट एक विद्यार्थी की विशेषताएं, व्यवहार, घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक है। यह कार्य सूची में दिए गए व्यवहार में कॉलम में राइट टिक मार्क लगाकर किया जा सकता है। चेकलिस्ट को भरने के बाद आप इसे नियोजित और अपनी शिक्षण विधि में विद्यार्थियों के व्यवहार अधिगम हेतु सुधार लाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। मतलब जब हम किसी बच्चे का व्यवहार का आकलन करते हैं तो उसके लिए हम जांच सूची का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें कि कॉलम ए और कॉलम बी बनाकर, जैसे कि कोई बच्चा क्लास में डिसिप्लिन में रहता है तो राइट का टिक करेंगे, नहीं रहता है तो रॉन्ग का टिक कर लेंगे। बच्चा घर से होमवर्क करके लाता है या नहीं लाता है तो उसके लिए राइट और रॉन्ग के टिक से हम ऐसे तालिका तैयार कर सकते हैं, जिससे कि बाद में विद्यार्थियों के बेहतर अधिगम हेतु सुधार लाने के लिए वो प्रयोग में लाई जा सके। पोर्टफोलियो। इस प्रक्रिया में ये जानकारी मिलती है कि विद्यार्थियों में ज्ञान और कौशल कैसे विकसित होता है। इसकी छवि प्रदर्शित होती है। बच्चों की गैर पाठ्यक्रम संबंधित गतिविधियों को भी अभिलेखित किया जा सकता है, जैसे कक्षा कार्य में उत्तरदायित्व लेना आदि। पोर्टफोलियो में प्रत्येक प्रविष्टि में डेट हो तथा कार्य का संदर्भ दिया जाना चाहिए। पोर्टफोलियो को सामग्री को घटनाक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए। पोर्टफोलियो का उपयोग विद्यार्थियों की एक दूसरे के साथ तुलना करने में उपयोग करने के लिए बनाए जाते हैं। बच्चों के लिए उपयोग शिक्षकों को अभिभावक शिक्षक के नियोजन में पूर्व निर्मित प्रणाली प्रदान करता है। रूब्रिक यह आकलन का सरलता से उपलब्ध और उपयोगी रूप है। रूब्रिक तब अधिक सार्थक हो जाता है जब उसे उपयोग करने वाले विद्यार्थी रूब्रिक के विकास में सहायक करें। विद्यार्थी को प्रभावी और रोचक असाइनमेंट की विशेषताओं पर सक्रिय रूप से केंद्रित होकर चर्चा करनी चाहिए। मतलब ये आकलन करने का सबसे आसान और उपयोगी तरीका है, क्योंकि जब हम किसी बच्चे को असाइनमेंट देते हैं, चाहे वो एक एक बच्चे के हिसाब से एक असाइनमेंट हो या फिर हम किसी बच्चों को ग्रुप के हिसाब से असाइनमेंट दे रहे हैं, तो उससे हमें उन बच्चों के व्यवहार के बारे में पता चलता है। कैसे? जब हम किसी बच्चों को कोई असाइनमेंट दे रहे हैं तो वो आपस में बातें करेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे कि असाइनमेंट कैसे होगा। कुछ बच्चे तो बहुत ही एक्साइटमेंट दिखाएंगे कि हाँ जी हमें ये असाइनमेंट मिला है, इसमें हम अच्छे से काम करेंगे। कुछ बच्चों से बचने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज़ से हम बच्चों का व्यवहार का आकलन कर सकते हैं। एक रूब्रिक के दो भाग होते हैं, मानदंड और निष्पादन के स्तर। प्रत्येक रूब्रिक के कम से कम 2 मानदंड और 2 निष्पादन स्तर होते हैं। रूब्रिक में मानदंड बाएं कॉलम में, वेटेज महत्व दाएं कॉलम में लिखे जाते हैं। रूब्रिक 2 प्रकार के होते हैं, पहला समग्र और दूसरा विश्लेषणात्मक। समग्र रूब्रिक का एक नमूना, जिसमें कि 4 पार्टों में डिवाइड किया जाता है, ABCD। एक साइड लिखा जाता है मानदंड, वेटेज, निष्पादन स्तर कैसा है। फिर उनको 4 पार्टों में डिवाइड करके उनों के बारे में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे कक्षा की तैयारी कैसी है, कक्षा में प्रतिभागिता कैसी है, विषय वस्तु का कैसा ज्ञान है स्टूडेंट्स का, असाइनमेंट की क्या गुणवत्ता है। जैसे कक्षा की तैयारी, हमेशा तैयार रहते हैं बच्चे, कक्षा में उपस्थित रहते हैं या कभी कभी तैयार रहते हैं या फिर बहुत कम तैयार रहते हैं। इस हिसाब से कक्षा में प्रतिभागिता कैसी है, रचनात्मक में कक्षा में प्रतिभागिता कैसी है। रचनात्मक से प्रतिभागिता दूसरों के साथ मिलकर कार्य करता है या फिर टीम में कार्य करते हैं। कभी कभी कार्य सक्रिय प्रतिभागिता रहती है, दूसरों के साथ अच्छा काम कर सकते हैं, या फिर बहुत कम कक्षा में रचनात्मक और कार्य करते हैं। विषय वस्तु कैसी है, उत्तीर्ण है, अच्छी है, औसत है, निम्न स्तर की है। असाइनमेंट में कैसी गुणवत्ता रहती है, असाइनमेंट में कुछ अतिरिक्त है, अच्छे असाइनमेंट्स हैं, औसत कार्य प्रदर्शन है, निम्न स्तर के असाइनमेंट्स हैं। इस तरीके से स्टूडेंट्स का अवलोकन ऐसे नमूना बना के तैयार किया जा सकता है। समग्र रूब्रिक, इस रूब्रिक में कई भिन्न भिन्न आकलन मानदंडों को एक समूह में रखकर उन्हें एक साथ ग्रेड श्रेणी में शीर्षकों में वर्गीकृत किया जाता है। विशेषात्मक रूब्रिक, इसमें विभिन्न आकलन मानदंडों को अलग अलग रखा जाता है और जिन्हें व्यापक रूप से लिखा जाता है। सबसे ऊपर की पंक्ति में मूल्य, जिन्हें संख्या या अक्षर ग्रेड में प्रदर्शित किया जाता है। बाद की पंक्तियों में आकलन के मानदंड लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए एक नमूना, जैसे मानदंड 50 से 59%, 60 से 69%, 70 से 79%, 80 से 100%। आलोचनात्मक और रचनात्मक चिंतन कौशल, इन कौशलों का उपयोग सीमित प्रभाविकता से करता है। इन कौशलों का उपयोग सामान्य प्रभाविकता के साथ करता है।
इन कौशलों का उपयोग पर्याप्त प्रभाविकता के साथ करता है। इन कौशलों का उपयोग उच्च प्रभाविकता के साथ करता है। सूचना और विचारों का संप्रेषण, सीमित स्पष्टता के साथ इनका संप्रेषण, कुछ स्पष्टता के साथ इनका संप्रेषण, पर्याप्त स्पष्टता के साथ इनका संप्रेषण, उच्च स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ संप्रेषण। वर्तनी और व्याकरण, कई त्रुटियां हैं, कुछ त्रुटियां हैं या कम त्रुटियां हैं, कोई त्रुटि नहीं। इनको हम ABCD ग्रेड के हिसाब से भी आकलन कर सकते हैं। मतलब जब हम किसी बच्चे को कोई बुक रीडिंग करवा रहे हैं तो वो बच्चा बहुत सारी गलतियां कर रहा है, तो हम उसको 50 से 59% नंबर दे देते हैं। जैसे हमने उसको D ग्रेड दे दिया, वो बच्चा बुक पढ़ रहा है लेकिन उसमें कुछ गलतियां हो रही हैं, तो हम उसको 60 से 69% जैसे C ग्रेड दे दिया। अब वो बच्चा कम गलतियां कर रहा है तो उसको 70 से 79 B ग्रेड दे दिया। वो बच्चा पढ़ रहा है, एकदम बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है, तो उसको हम A ग्रेड 80 से 100% तक का नंबर दे देते हैं। इस तरीके किसी भी विद्यार्थी का व्यवहारिक आकलन करना सरल हो जाता है। रूब्रिक विकसित करने की प्रक्रिया, मानदंड या आवश्यक तत्वों का निर्धारण करें जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए कि कार्य उच्च गुणवत्ता का है, विद्यार्थियों के कार्य में आवश्यक रूप से प्रदर्शित होना चाहिए। उपलब्धि के स्तरों का निर्धारण करें और इन्हें रूब्रिक में सम्मिलित करें। गुणवत्ता के प्रत्येक मानदंड या आवश्यक तत्वों के लिए उपलब्धि के प्रत्येक स्तर पर निष्पादन का स्पष्ट विवरण विकसित करें। रूब्रिक का प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक असाइनमेंट के लिए अलग रूब्रिक बनाएं। जब आप विद्यार्थियों को निष्पादन कार्य दें तो उन्हें रूब्रिक की एक प्रति अवश्य प्रदान करें। जब आप असाइनमेंट की जांच करें तो प्रत्येक मानदंड के लिए निष्पादन के उपलब्धि स्तर पर गोला लगाएं अथवा हाईलाइट करें। रूब्रिक के आधार पर असाइनमेंट के लिए अंतिम ग्रेड का निर्धारण करें। रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल चेकलिस्ट की भांति है, परंतु इसका उपयोग तब किया जाता है जब सूक्ष्म विवरणों की आवश्यकता होती है। चेकलिस्ट में हम मात्र किसी गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति को अंकित करते हैं, परंतु स्केल में हम जिसको रेट करते हैं उसकी गुणवत्ता का स्तर अंकित करते हैं। फोटोग्राफ, यह घटनाओं का सही स्मरण प्रदान करता है। यह बच्चों के चिंतन और अंतःक्रिया के तरीकों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह बच्चों के सामाजिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास के आयामों की भी अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अन्य उपकरणों के पूरक के रूप में फोटोग्राफ्स की कहाँ आवश्यकता है, इसे चुनना महत्वपूर्ण है। बाद में फोटोग्राफ का उपयोग करते हुए बच्चों के उनके बारे में चर्चा करना। मतलब किसी फोटोग्राफ को दिखा के बच्चों को उसके बारे में पूछना कि इस फोटोग्राफ से उनको क्या याद आता है, कि वो फोटोग्राफ किससे रिलेटेड है। इस चीज़ों से बच्चों का सामाजिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक विकास होता है। परियोजनाएं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 ने करके सीखने पर बल दिया है। परियोजनाओं में विद्यार्थियों को लगातार संलग्न रहने की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि कई दिनों या फिर सप्ताहों तक निरंतर काम करने की जरूरत होती है। एक परियोजना में एक विद्यार्थी या कई विद्यार्थी शामिल हो सकते हैं। मतलब NCF 2005 ये कहता है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए ज़रूरी है कि हम उसको प्रैक्टिकली सीखें, ना कि किताबों के द्वारा रटें। किसी भी परियोजना के सफल होने के लिए ज़रूरी है कि उसमें विद्यार्थी एकदम मन से काम करें। उस परियोजना को सफल होने के लिए एक दिन भी लग सकता है, एक सप्ताह भी लग सकता है, लेकिन ज़रूरी है कि उसको निरंतर काम किया जाए। एक परियोजना में एक विद्यार्थी या फिर कई सारे विद्यार्थियों का समूह मिलकर भी काम कर सकता है। क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण मात्र पिकनिक के उद्देश्य से नहीं होते, बल्कि ये शिक्षकों और विद्यार्थियों को आकलन के कई अवसर प्रदान करते हैं। भ्रमण में जाने से पूर्व, भ्रमण के दौरान और भ्रमण से वापस आने के बाद विद्यार्थियों ने क्या सीखा, इनका आकलन सरलता से किया जा सकता है। बड़े बच्चे अवलोकन के द्वारा अधिक सीखते हैं और स्वयं के लिए कुछ ज्ञान व कौशल प्राप्त करते हैं। मतलब जब विद्यालय की ओर से भ्रमण के लिए ले जाया जाता है तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको पिकनिक पे घुमाने के लिए जाया जा रहा है। उसका मतलब यह है कि शिक्षकों और विद्यार्थियों को आकलन के कई सारे अवसर प्रदान करता है। भ्रमण में, भ्रमण से जाने से पूर्व, भ्रमण के दौरान, भ्रमण से वापस आने के बाद विद्यार्थियों ने क्या सीखा, हम इसके बारे में आपस में बात करके उनका आकलन कर सकते हैं। कला, शिल्प और चित्रकला, जो विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति को बढ़ाता है। चित्रकला का कार्य विद्यार्थियों में प्रकृति, पेड़, जानवर, सूर्य, तारे, दिन रात और संपूर्ण प्रकृति के बारे में सोचने के लिए अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह केवल आकलन का कार्य नहीं है, बल्कि ये विद्यार्थियों के आगे अधिगम शिक्षा आदि को समृद्ध करने का एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। मतलब कला, शिल्पकला और चित्रकला जैसे कार्य
विद्यार्थियों की चिंतन शक्ति को बढ़ाते हैं। यह इसका कार्य सिर्फ ये नहीं है कि वो बच्चों का आकलन करता है, बल्कि विद्यार्थियों की आगे की अधिगम शिक्षा में भी समृद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।